साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग सीटेट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। ये पेपर 1 है और पेपर 1 का ये सीडीपी का पोर्शन है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और 100% आपको इसमें सही आंसर मिलेगा और इससे आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आपका कितना इसमें आंसर सही हो रहा है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उसके आंसर का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, आपको पता होगा। अगर आप इस चैनल पे जाइएगा तो इस टॉपिक पे भी पढ़ाई हो चुका है और आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो डिस्ग्राफिया जो होता है वो क्या होता है, लिखने से संबंधित। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं कि लिखने से संबंधित कौन सा है, उसको हम लोग सही करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बढ़ाने में कठिनाइयाँ होती है, उसके में आपका क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। बाकी और भी चीज़ होगी, उसको हम लोग आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, और ये क्या कहलाता है। तो हम आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो क्वेश्चन है वो इसका सेट ए है। आप लोगों का हो सकता है सेट बी या सी या डी हो, तो आप लोग उस हिसाब से क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका त्वरण यानी कि गतिवर्धन। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, त्वरण यानी कि गतिवर्धन। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। इसमें देख सकते हैं 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे। अब देखिए, जो शिक्षक है वो अगर समावेशी कक्षा में काम कर रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन आप जाके देख सकते हैं। चौथा ऑप्शन क्लियरली इसको आप लोग हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। किसी भी चीज़ को आपको पता है कि बाधा के रूप में नहीं देखा जाता है, तो इसीलिए इसका ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपका 1, 2 और 3 यानी कि सही हो गया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, शैशवावस्था में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। अब इसमें आपका कौन सा हो सकता है उसको आप लोग देख लीजिए। तो इसमें प्राथमिक हो जाएगा और माध्यमिक हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक और माध्यमिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 नंबर क्वेश्चन है और इसमें क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, आपको पता है कि सीटेट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की और पियाजे। तो इन दोनों टॉपिक को उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको ये आंसर मिल गया होगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि सामाजिक कारक इसमें क्या दिया हुआ है, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास जो है वो भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसी के द्वारा जो है वो लैंग्वेज का अच्छे से ये होता है, मतलब आसान हो जाता है, क्योंकि ये लेव वाइगोत्स्की इन चीज़ों पे बात किए हैं। नेक्स्ट उसका जो ऑप्शन है उसको भी हम लोग देखेंगे कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित है। ये इन्होंने इस पे बात नहीं किया, इस पे बात किन्होंने किया है, तो पियाजे साहब ने इन पे बात किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको देखिए ध्यान से। यानी कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है और भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको देख सकते हैं। इसमें भाषा विकास जो होगा वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये कौन बात करते हैं, लेव वाइगोत्स्की। और ये संज्ञानात्मक विकास जो है वो ये कौन करते हैं, तो ये सब पियाजे इस पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे को आमतौर पर यह मानते हैं कि लोगों को समाज की जो अपेक्षाओं पर खरा उतरने चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा गुड बॉय गुड गर्ल करके एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, जो कि पारंपरिक स्तर पर दिया था, यानी कि कौन सा स्तर था वो, कॉन्वेंशनल स्तर। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। आपको पता है ये अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखते हैं कि क्या इसका आंसर निकलता है। आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में जो है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिकार जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसका रीजन क्या है, आप देख सकते हैं कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। अब देखिए दोनों ऑप्शन सही है, दोनों जो इसमें क्वेश्चन है इसमें जो असर्शन और रीज़न जो है वो दोनों सही है, यानी कि ये भी सही है और इसका जो है वो रीज़न भी सही है और ये इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत ही सही, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डिटेलिंग के लिए आप इस चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो अभ्यर्थी नए होंगे, नए कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे इस चैनल से जुड़िए, आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया हुआ है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले एवं पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। अब देखिए जो बच्चे, इसमें क्या क्लियरली कह रहा है कि बच्चे जो हैं वो शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, यानी कि चुटकुले और पहेलियों को खेलना पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 7 साल हो जाएगा। 7 साल में बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कैरल गिलगन के अनुसार जो है वो बताया जा रहा है कि कोहलबर्ग, आप लोगों ने कोहलबर्ग का जब ये पढ़ा होगा तो उसमें कैरल गिलगन का भी नाम जो है वो आप लोगों ने सुना होगा। और उसमें उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने जेंडर वाइज पे उन्होंने कुछ बातें कही थी, यानी कि उन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण से रिलेटेड उनकी जो है वो आलोचना की थी, क्योंकि कोहलबर्ग जो थे वो पुरुषवादी विचारों पर अपना वक्तव्य रखे थे। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है, अब वो क्या है, जो किसी स्थिति पर एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा जो है करने की प्रवृत्ति संदर्भित करता है। तो अब इसमें कौन सा हो जाएगा, तो केंद्रीयन हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीयकृत है यहाँ पे, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका केंद्रीय, सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। ठीक है, उसके बाद जो है जबकि मध्य बाल्यावस्था में डैश है और डैश है। अब इसमें देख सकते हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उसमें क्या होता है, वृद्धि स्थिर होती है। ठीक है, और सोच जो है वो कुछ हद तक क्या होता है, आत्मकेंद्रित होता है। और जबकि मध्य बाल्यावस्था जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें बुद्धि क्या होता है, धीमी होती है, और क्या होती है, तार्किक सोच जो है वो तार्किक होती है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन इसका जो है वो सही दिख रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल है। तो ग्रॉस मोटर स्किल कौन सा होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तैरना, यानी कि स्विमिंग क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भौतिक वृद्धि और विकास के लिए मतलब विकास के लिए कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शीर्षगामी से समीपस्थ, यानी कि आप लोग इसको पढ़ा होगा कि सियोफेलोकैडवल से प्रॉक्सिमोडिस्टल तक होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है वो एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की ये होती है। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लॉजिकल है और इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या कह रहा है कि दर्शन शास्त्री क्या होता है, दूर तक की चीज़ों को देखता है, ठीक है ना, और उसकी जो बुद्धि होती है मूर्तिकार के पास क्या होती है, वो क्या होती है एक तरह से। तो हम आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इंट्रापर्सनल और स्पेशियल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अंतः व्यक्ति और दिक् स्थान, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। जो अनुभवात्मक अधिगम होता है वो किस पर बल देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कभी भी इस चीज़ को सोचिएगा, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सोचिएगा, बाकी ऑप्शन जो है वो निगेटिव की तरफ इंडिकेट दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कह रहा है, समस्या समाधान, तो कौन सा हो जाएगा। आप इस बात पे थोड़ा सा आराम से इस क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाता है। आप देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, तो बिल्कुल गलत है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेकंड वाला, आप देख सकते हैं कि कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध करना, ये भी गलत है। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, तो चौथा नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाने चाहिए जिसमें सभी बच्चे जो है वो सक्रिय भागीदारी में संलग्नता हो। तो बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और उन्हें सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों बात सही है, लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या बात हो रहा है, ये जो है वो टीचर की भागीदारी की यहाँ पे बात हो रही है और ये जो है वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। तो दोनों एक दूसरे से अलग है। इस चीज़ को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में समझना था। बहुत सारे टीचरों को भी मैंने देखा है कि एनालिसिस में उन्होंने क्या कहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही आंसर का व्याख्या कर रही है। देखिए तो इसमें क्या व्याख्या कर, इसका जो है वो 2 और 3 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि दोनों आंसर सही है और दोनों आंसर सही है। उसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो बात किया जा रहा है कि बच्चे की सीखने की सक्षमता के बारे में बात की जा रही है, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो दोनों सही है। लेकिन अगर स्टेटमेंट पे जाएंगे तो वो जो है वो मतलब शिक्षक की भागीदारी पे बात किया गया है और इसमें अलग से बात किया गया। तो इसमें इस दोनों ऑप्शन में से कोई भी सही हो सकता है। तो आप लोग आने वाले समय में जब आंसर किया जाएगा तो उससे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। ठीक है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो अधिगम के दौरान क्या होती है, योगदान नहीं देती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि संगठन है, वर्गीकरण है, वैचारिक है, गैर प्रासंगिकरण है। क्वेश्चन में बात किया जा रहा है नहीं है, तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, गैर प्रासंगिकरण, इसका डीकॉन्टेक्सचुअलाइजेशन जो है वो इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 20 नंबर क्वेश्चन और इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक प्रश्न के उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों की अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। तो आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो अपने आप आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, जो बच्चे अपने हिसाब से सोचना। तो कौन सा ऑप्शन बेहतर लग रहा है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, ये भी हो सकता है। अगला हम ऑप्शन पढ़ लेंगे कि आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद विज्ञान और मतलब वाक्य की संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध क्या है, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, समझ के अनुसार, यानी कि आपका चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के कारण मतलब विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो अब इसमें से देख सकते हैं आंतरिक, अब क्वेश्चन जब ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से इसका आंसर पता चल जाएगा कि मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते थे, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन पढ़ेंगे कि शिक्षक के पक्षपाती, ये भी गलत है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त ने, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़कों जो है वो क्या करते हैं, कारों से खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो है वो उसमें क्या कह रहा है, रीजन में बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़की या लड़के के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो देखिए दोनों ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो बात कर रहा है कि एज पर लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है वो डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव और मानकीकृत पाठ्यक्रम। इस बात को आप लोग अगर देखेंगे ध्यान से, सामाजिक अलगाव नहीं होगा, अलगाव मतलब हो गया दूरी, इसमें क्या हो जाएगा, मूर्त पुरस्कार भी नहीं होगा और मानकीकृत पाठ्यक्रम भी नहीं होगा। तो सहकर्मी सहयोग यानी कि पीयर कोलैबोरेशन का इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या होता है। बच्चे, अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। बच्चे के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, आंतरिक वाक्य की बात कर रहा है। तो अपने से बोल के जो अंदर वाला वाक्य जो होता है, जब वो खुद से ये करके बोलता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है, अपने सोच को वो बोल के नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जो है वो जिंदा है। अब देखिए उसके पास क्या है, उसके पास एक इस तरह का ये नहीं आया है कि बटन जो है वो जिंदा नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जीववादी चिंतन। अभी ये क्या कौन से स्टेज में है, जीववादी चिंतन के स्टेज में। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषताओं
कि कौन सी है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता और बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार और संवाद कौशलों का उच्च स्तर। जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर हमको सामने में दिख रहा है। ऑटिज़म का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑटिज़म का मतलब होता है जो अपने में रहना, यानी कि बार बार अपने वाद को जो है वो दोहराता है, आवर्ती व्यवहार रहता है, यानी कि इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सभी लोग अपने अपने आंसर से मैच करिएगा और देखिएगा कि आपको कितना आंसर आया है और कमेंट करिएगा जो हमको इतना CDP में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं कि 27वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक जो चिंतन है उसको सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उनके विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। और उसके बाद जो इसका रीज़न है वो देख सकते हैं कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने और अपनी क्षमताओं को सीखने और उसको समृद्ध करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि जब वो अपने हिसाब से उस चीज़ों को सोचते हैं और रचनात्मक रूप से सोचने तो क्या करते हैं, वो एक तरह से अपने क्षमताओं को सीखते हैं। दोनों आंसर सही है और इसमें जो है वो पहला जो है वो क्या कर रहा है, दूसरे को एक तरह से डिटेलिंग कर रहा है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 28 पे। तो निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अधिगम का जो है वो प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, तो तथ्यों को रटना, तो ये बिल्कुल गलत है। यात्रवद मतलब याद करने के लिए पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, ये भी गलत हो सकता है। उसके बाद जो है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, ये भी गलत होगा। तो इसका क्या हो जाएगा सही, समालोचनात्मक चिंतन का विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे जो है वो सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। अब देखिए बच्चे कैसे सीखते हैं, जब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वो बच्चे सीखते हैं। किसी चीज़ को आसानी से सिखाएंगे उसके बाद ना वो और कठिन में जाएगा, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन है, और विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, ठीक है, वो कैसे हो, उसको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, उपेक्षा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो है वो उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में तो रखा जाना चाहिए। उसके बाद जो है वो उसको क्या करना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, हम यहाँ पे पहला ऑप्शन लगा सकते हैं, इसको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के रूप में प्रतिबिंबित के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा को आप छोटा नहीं आंक सकते हैं, सब में अब कुछ ना कुछ क्या होती है, विविधता होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सभी आंसर को मिला लिया होगा और देख लीजिए आप लोगों को कितना इसमें से सही आ रहा है। बाकी अदर सब्जेक्ट पे भी हम आपको एक एक करके इसमें वीडियो डालेंगे और आने वाले समय में आपको हम सीटेट का प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पर कराएंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने सभी उन विद्यार्थियों तक पहुँचाइएगा जिनको इस वीडियो का नीड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।